प्यारे विद्यार्थियों, मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। व्हेनेवर वी स्ट्रेच आर कंप्रेस ए स्प्रिंग देन वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। समझ रहे हैं आप? जब कभी किसी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो क्या होता है? स्प्रिंग में एक इलास्टिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है जो वापस उसे उसी की पोजीशन में ले आने की टेंडेंसी रखता है। एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर द स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड दैट्स वाई द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है किसी स्प्रिंग में, उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, U इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर स्मॉल के इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। जो हमारी स्प्रिंग है ना, ये अपने मेन पोजीशन से कितना स्ट्रेच हुई है, कितना कंप्रेस हो गई है, इस डिस्प्लेसमेंट x पर डिपेंड करता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन आर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये फार्मूला कहाँ से आया है, इसको हम लोग समझेंगे। आइए जरा स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सपोज वी हैव ए स्प्रिंग S। स्प्रिंग S हैज द नेग्लिजिबल मास, मीन्स मास ऑफ द स्प्रिंग इज नेग्लिजिबल, इट इज massless स्प्रिंग एंड द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज टाइड विद द fixed support of a wall at the point 2 and the second end is connected with a block of mass small m। ये ब्लॉक क्या है? मोशन करने के लिए, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन करने के लिए फ्री है। अब जरा देखिए, इनिशियली अगर हम बात करें, देखो हमारे पास में जो पहला ये जो डायग्राम बना हुआ है स्प्रिंग का, इसमें जरा समझिए, जब हमने स्प्रिंग पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया था तो स्प्रिंग में कोई भी इलास्टिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं हुआ था और स्प्रिंग किसी पॉइंट ए पर था। यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट हमने जीरो में एज्यूम कर लिया है। नाउ सी द सेकेंड वन, दिस वन फिगर। वी हैव अप्लाइड ए एक्सटर्नल फोर्स FEXT टू द राइट साइड, मीन्स वी आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। देन व्हाट इज हैपनिंग? स्प्रिंग इज अप्लाइंग एंड रिस्टोरिंग फोर्स, spring force against the displacement. Spring is displaced by some one distance of a small x from A to B. To avoid this one deformation, spring has applied a restoring force, its own restoring force against the displacement. The restoring force applied by the spring is directly proportional to the डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ। वैज्ञानिक हुक ने बताया था कि जब भी कभी किसी स्प्रिंग में कोई रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, spring force is directly proportional to the displacement of the spring and you know it is oppositely directed, so that's why we have to apply here negative sign। यानी कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी, ऐसा हुक ने बताया था। हुक ने क्या कहा था? अंडर द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी द स्प्रिंग फोर्स इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग is directly proportional to the displacement of the spring from its equilibrium position। हमने स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई किया और इसी के वजह से स्प्रिंग ने खुद का फोर्स अप्लाई किया। स्प्रिंग स्ट्रेच कर गई है, अपने मेन पोजीशन से स्मॉल x डिस्प्लेस कर गई है। इस डिस्प्लेसमेंट के ये स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा, यही बात तो कहना चाहते हैं हुक। मगर एक बात, कंडीशन ये है कि ये सारी घटनाएं अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी कि स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन को गेन कर सके। एक्सटर्नल फोर्स उस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसे इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x, और यू कैन से Fs is directly proportional to minus x।
here Fs equals k times of minus x where k is a proportionality constant। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ये जो कांस्टेंट स्मॉल k मिला है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही तो है, स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? सो वी कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल्स स्प्रिंग फोर्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। सो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है जरा देखिए। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए स्प्रिंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट को टॉलरेट कर सकती है, सह सकती है। यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलास्टिक आर द अप्लाइड फोर्स बाय विच स्प्रिंग कैन बी डिस्प्लेस्ड वन यूनिट डिस्टेंस नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा मिलती है इसका मतलब होता है हमारी स्प्रिंग स्टिफ है, काफ़ी हार्ड है अपने आप में। सो फॉर द लार्जर वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट आवर स्प्रिंग बिहेव्स indicates that it is stiff in nature, and for the smaller value of the spring constant spring indicates that its nature is soft। ठीक है? आइए, तो हमें स्प्रिंग फोर्स मिल गया। जब हमने स्प्रिंग को डिस्प्लेस करना चाहा तो जो स्प्रिंग में फोर्स इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू क्या मिल गई? k टाइम्स ऑफ x। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन in displacing the spring, and that work will be stored in form of the elastic potential energy। So you note it down, work done in stretching or compressing the spring, in stretching or compressing the spring। Dear friends, work done is by the variable force, so we need to apply the integral f dx or dx। Clear? Suppose we are just stretching the spring by a very small, very infinitesimal displacement dx, then the work done will be given in this way: net work done w equals integral f dx। Clear? Integral f dx from the इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द मैक्सिमम पोजीशन और द एक्सट्रीम पोजीशन x। अगर मैं स्प्रिंग को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करना चाहूंगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इंटीग्रल f dx। यहाँ पे f कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स है। अब जरा समझिएगा, स्प्रिंग फोर्स इस वर्क को रिसीव करने जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रल माइनस fs dx। कुछ ऐसे हमें इसको लिखना पड़ेगा। समझिएगा, स्प्रिंग फोर्स को हमने अभी फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू हमको मिली थी k टाइम्स ऑफ माइनस एक्स माइनस डी एक्स। सो वी कैन से वर्क डन w इक्वल्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल k x dx फ्रॉम 0 to x। नाउ हियर स्मॉल k is constant will come outside, integral x dx from 0 to x, or you can say k times of x square by 2। Now place the limit 0 to x, you will get work done w equals half of kx square। So this is the amount of the work done in stretching the spring। क्लियर है? स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में जो वर्क हमने किया है वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ kx square, है ना? This work done is stored in form of the elastic potential energy। Therefore elastic potential energy of spring U equals amount of work done, that is half of kx square। बात को समझिए, ये बताना चाहते हैं कि स्प्रिंग जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हुई होगी, उस कंडीशन में उसके पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और जब स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पर यानी कि इक्विलिब्रियम में होगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, उसके पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन याद रखें टोटल एनर्जी वही रहने वाली है,
यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम हाफ ऑफ के टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट xm² के इक्वल ही रहने वाला है। स्प्रिंग जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब मेन पोजीशन पे होगी तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और दोनों ही केस में याद रखें नेट एनर्जी की वैल्यू हाफ ऑफ के टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट xm² के ही इक्वल में मिलने वाली है। ठीक है, यही था स्प्रिंग के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। थैंक यू।